the realm of modern aviation, Boeing is established as one of the most influential and innovative aircraft manufacturer. Boeing is a global leader in aerospace and aviation innovation. But the real question is Boeing truly as reliable as the world believes? दिसंबर 1957 का दिन था। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी के करीब एक कस्बे रेंटन के एयरपोर्ट से बोइंग के एक नए नवेले विमान ने उड़ान ली। मौसम खराब था तो ये उड़ान मात्र 7 मिनट ही हुई और ये विमान वापस एयरपोर्ट पर लौट आया। लेकिन इन 7 मिनटों ने आगे आने वाले दशकों के एविएशन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। दरअसल ये उड़ान थी बोइंग के 707 की। बोइंग 707 इस दुनिया का पहला जेट एयरलाइनर था। इस जेट एयरलाइनर ने हम कैसे ट्रैवल करते हैं इसका स्वरूप बदल दिया था। जहां ये जेट एयरलाइनर अब तक के टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट से दोगुना तेजी से प्लेन को चला सकता था, वहीं इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी उनसे ज्यादा थी। ऐसे समझिए कि न्यूयॉर्क से लंदन जाने वालों को पहले जहां 15 घंटे बैठना पड़ता था, वहीं 707 यही काम मात्र 7 घंटे में करने लगा। इसी के साथ एयरलाइन इंडस्ट्री में जेट एज की शुरुआत हुई। आज मैं और आप जितने भी विमानों से ट्रैवल करते हैं उनमें से ज्यादातर विमान इसी तरह के होते हैं। लगभग 68 साल बाद बोइंग का ही एक और विमान भारत के अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 जून को लगभग 1:39 पर उड़ा। ये उड़ान लंदन के लिए थी। ये भी बोइंग का ही जेट एयरलाइनर था, नाम 787 ड्रीमलाइनर। लेकिन उड़ने के 2 मिनट के भीतर ही ये भारी भरकम विमान एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से जा टकराया। प्लेन में सवार 241 लोगों को और जमीन पर मौजूद 19 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी और इस हादसे में एक आदमी जीवित बच गया। हादसा हुआ तो उसकी जांच भी शुरू हुई। जांच का जिम्मा सौंपा गया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB को। प्लेन का कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा हिस्ट्री और बाकी सब कुछ एग्जामिन करने के बाद AAIB ने 30 दिन बाद एक शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट ने बताया कि हादसे का कारण विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी उसके इंजनों को तेल के सप्लाई देने वाले स्विच का बंद होना रहा। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के उड़ते ही कुछ देर के लिए बंद हुए और 10 सेकंड बाद वापस चालू हो गए। यानी शुरुआती जांच कहती है कि इंजन्स को तेल की सप्लाई बंद हुई, जिसके चलते प्लेन ऊपर उड़ते ही नीचे आ गया। जब तक फ्यूल दोबारा इंजन में पहुंचना शुरू हुआ तब तक देर हो चुकी थी। AAIB की रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्लेन उड़ा रहे कैप्टन सुमित सब्बरवाल और क्लाइव कुन्नर के बीच इस पर बात हुई थी। इनमें से एक ने दूसरे से ये पूछा कि तुमने फ्यूल स्विच बंद क्यों किया, और दूसरे ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि सवाल किसने पूछा है और जवाब किसने दिया है। AAIB ने यह भी कहा है कि सिर्फ शुरुआती बातें हैं और पूरी जांच, जिसमें लंबा समय लगेगा, उसके बाद ही बातें साफ होंगी। प्लेन क्रैश को लगभग 6 महीने पूरे होने को है। इसी बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी क्रैश से जुड़ी एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट में वॉशिंगटन डीसी के अधिकारियों से लेकर दिल्ली तक के बाबू लोगों की बातें हैं। लेकिन आपको पता है कि ये रिपोर्ट मोटे तौर पर क्या कहती है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि अभी तक बोइंग और अमेरिकी अधिकारी ये पक्का कर चुके हैं कि विमान क्रैश करने में पूरी गलती कैप्टन सुमित सब्बरवाल की थी और उन्होंने जानबूझकर ये विमान क्रैश किया है। यही नहीं, अमेरिकी मीडिया ने यह भी लिखा है कि शायद ही भारत इस मामले में निष्पक्ष जांच करे। अखबार ने बेसिकली लिखा है कि अगर पायलट की गलती निकलेगी तो भारत सरकार इसे नहीं मानेगी और विमान क्रैश होने का दोष इंजन और विमान की डिजाइन पर मढ़ देगा। यानी अमेरिकी मीडिया ने यह पहले ही तय कर लिया है कि किस रिजल्ट पर वो जांच को निष्पक्ष मानने वाले हैं।
बेसिकली अमेरिकन मीडिया ने जांच पूरी होने और फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही कल्प्रिट तैयार कर लिया है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले जब 1 महीने वाली शुरुआती जांच रिपोर्ट आई थी तो भी पूरा माहौल ऐसा ही बनाया गया था। तब तो हेडलाइंस में ही बोल दिया गया था कि जांच का पूरा फोकस पायलटों की हरकतों पर है। और तब भी भारतीय पायलटों को बदनाम करने वाले और बोइंग को क्लीन चिट देने वाली पहली रिपोर्ट WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही छापी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ ही ब्लूमबर्ग हो या न्यूयॉर्क पोस्ट, सबने इसी हुआ में अपना योगदान दिया और पायलट्स को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब 8 जुलाई से 10 जुलाई 2025 के बीच को कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया था। तब वेस्टर्न मीडिया ने यह समझाने का प्रयास किया था कि बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर में कोई समस्या नहीं थी, ये तो पायलट ही गड़बड़ थे जिनकी वजह से 250 से ज़्यादा लोग जान गंवा बैठे थे। लेकिन आपके भी मन में ये सवाल उठेगा कि गलती पायलट की हो या फिर विमान में कोई टेक्निकल गड़बड़ी की, इससे बड़ा क्या ही फर्क पड़ता है। क्या पायलट की गलती निकल आएगी तो कौन सा वेस्टर्न मीडिया या बोइंग को फायदा हो जाएगा, और अगर प्लेन में गड़बड़ी निकलेगी तो किसका नुकसान हो जाएगा? क्यों हर बार पायलट को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है और ड्रीमलाइनर और उसको बनाने वाली कंपनी बोइंग को क्लीन चिट पकड़ा दी जाती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल और कुछ दशक पीछे चलना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि बोइंग आखिर एड़ी छोटी का जोर लगाकर क्यों ड्रीमलाइनर को बचाना चाहती है। आखिर बोइंग का क्या दांव पर है जो आए दिन पायलटों को दोषी ठहराया जाता है? अहमदाबाद में क्रैश का शिकार हुआ विमान VT-ANB बोइंग का 787-800 ड्रीमलाइनर था। एयर इंडिया के पास ऐसे लगभग 3 दर्ज एयरक्राफ्ट हैं। 2009 में पहली बार उड़ान भरने वाले ड्रीमलाइनर के पहले कस्टमर्स में एक एयर इंडिया भी था। दशकों से वो उन्हें उड़ा भी रही है। लेकिन बोइंग की कहानी सिर्फ ड्रीमलाइनर तक सीमित नहीं है। बोइंग वो कंपनी है जो 1920 के दशक से पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती आ रही है। बोइंग ही वो कंपनी है जिसने इस दुनिया को पहला जेट एयरलाइनर 707 दिया, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। बोइंग ही वो कंपनी है जिसने दुनिया को सबसे पहले जंबो जेट 747 दिया। गाड़ियों की दुनिया में जो मुकाम फोर्ड और मर्सिडीज जैसी कंपनियों का है, एविएशन की दुनिया में उससे भी ऊंचा मुकाम बोइंग का है। बोइंग और उसकी इंजीनियरिंग इन दोनों की दुनिया भर में इज्जत रही है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो इसी तरह दशकों तक 707, 737, 747 और 777 जैसे प्लेन्स के जरिए राज करने वाली बोइंग के भी खराब दिन आ गए। लेकिन ये खराब दिन ऐसे नहीं आए। एविएशन इंडस्ट्री को जानने वाले कहते हैं कि बोइंग ने ये इंतजाम खुद किया। 1997 में बोइंग ने एक और अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मर्जर किया। यानी अमेरिका क्या, विश्व की 2 बड़ी एविएशन जॉइंट्स मिलकर एक हो गई। ये कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे बड़े मर्जर्स में एक था। बोइंग ने ये काम तो खैर फायदा ही सोचकर किया। बोइंग ने सोचा कि अगर मैकडॉनल्ड डगलस और वो एक हो जाएंगे तो उन्हें एयरबेस और एम्ब्रेयर जैसी कंपनियों से मिलने वाले कंपटीशन से लड़ने में आसानी होगी। साथ ही डगलस के पास जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का धंधा है वो भी मिल जाएगा और पैसा आता रहेगा। बोइंग ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हुए। कहते हैं कि बोइंग मर्जर से पहले इंजीनियरिंग पर फोकस करने वाली कंपनी हुआ करती थी। पैसेंजर सेफ्टी उसकी टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन जब मैकडॉनल्ड डगलस का कल्चर बोइंग से टकराया तो चीजें बदल गई थी। बोइंग का कल्चर चीजें छुपाने, पैसा बचाने और ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला हो गया था। जहां एक तरफ बोइंग कल्चर बदला तो वहीं इस बीच दुनिया भी बदल गई। 1990 के दशक तक एविएशन मार्केट पर बोइंग ने एक छत्र राज किया था। डेटा कहता है कि 1950 से 2000 तक दुनिया में बिकने वाले 50% से ज्यादा जेट एयरक्राफ्ट बोइंग के ही बनाए गए थे। 1970 के आसपास तो ये मार्केट शेयर 70% तक पहुंच गया था। यानी बोइंग एक तरह की मोनोपोली एंजॉय कर रही थी। लेकिन 1970 का अंत आते आते चीजें बदलने लगी। जब बोइंग एक के बाद एक नए विमान निकालते जा रही थी तब अटलांटिक ओशन के पार यूरोप में भी कुछ नया हो रहा था। यूरोपियन देशों ने इस बीच मिलकर एक नई कंपनी खड़ी कर ली थी, जिसे आप और मैं आज एयरबस के नाम से जानते हैं। एयरबस के पहले विमान A300 ने 1974 में पहली बार उड़ान भरी।
ये ना तो बोइंग 747 की तरह विशालकाय था और ना ही 737 की तरह छोटा। ऊपर से इसमें इंजन भी 2 थे। कम इंजन मतलब कम तेल का खर्च, और कम तेल का खर्च मतलब एयरलाइंस के लिए ज्यादा कमाई। धीरे धीरे यूरोप में A300 की मांग बढ़ने लगी। एयर फ्रांस हो या लुफ्थांसा, A300 ने अच्छा खासा मार्केट तैयार कर लिया था, साथ ही एयरबस के लिए जमीन तैयार कर दी थी। 1970 का दशक खत्म होते होते एयरबस ने अमेरिका में भी एंट्री मार ली थी। बोइंग ने दुनिया भर में प्रक्रम किए कि एयरबस को रोका जाए। बोइंग को एयरबस से थोड़ा तो चैलेंज मिला, लेकिन खतरा नहीं महसूस हुआ। खतरे का दौर आया 1990 का दशक खत्म होते होते। मार्केट बदल रही थी। दुनिया भर भारी भरकम बड़े बड़े पैसेंजर एयरलाइन से छोटे छोटे एयरलाइन की तरफ जा रही थी। बोइंग पहले से ही इस बाजार में 737 के साथ मौजूद थी, लेकिन एयरबस का A320 जब 1990 के अंत तक इस मार्केट में घुसा तब उसने तहलका मचा दिया। बोइंग ने उसका जवाब 737 से दिया, लेकिन नए प्लेटफॉर्म और कम तेल खाने वाले A320 के आगे बोइंग फेल हो गया। 2002 आते आते एयरबस के A320 और 737 को मार्केट डिलीवरी में पिछाड़ दिया गया। बोइंग अभी तक एयरबस से कितना पीछे है इसका अंदाजा कुछ नंबर से लगाइए। 2010 तक लगभग दोनों ही कंपनियां 700 से 800 विमान की डिलीवरी प्रति वर्ष कर रही थी, लेकिन 2010 के बाद ये खेल पलट गया और एयरबस ने बोइंग को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2010 के बाद ये बोइंग जहां लगभग 9,600 एयरक्राफ्ट बेच पाई, तो वहीं एयरबस इसी दौरान 10,700 से अधिक एयरक्राफ्ट अलग अलग एयरलाइंस को बेच चुकी है। बोइंग सिर्फ इसी मामले में पीछे नहीं है, वो एयरबस से ऑर्डर्स के मामले में भी दबाव महसूस कर रही है। बोइंग को 2015 से 2024 के बीच लगभग 5,000 विमानों के ऑर्डर मिले, जबकि इसी दौरान एयरबस को 8,900 से अधिक एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स मिले। ऐसे में एयरबस बोइंग से लगभग 2 गुना व्यापार कर रही है। तो पहले से मार खा रही बोइंग के लिए 787 अगर गड़बड़ साबित हो गया तो उसके दिवालिया होने के दिन आ जाएंगे। ऐसा क्यों है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 787 ड्रीमलाइनर मॉडल इस समय बोइंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बोइंग अभी 737 मैक्स, 787 और 777X की बिक्री करती है। जहां 737 मैक्स पहले से समस्याओं से जूझता रहा है, तो वहीं 777X की डिलीवरीज में अभी लंबा समय है। इसके 2026 के बाजार में आने की संभावना है। 787 अकेला बोइंग का ऐसा मॉडल है जो समस्याओं से नहीं घिरा है और जिसकी बाजार में मांग भी काफी ज्यादा है। एयर इंडिया हादसे में 787 ही शिकार बना और अगर इसमें कोई तकनीकी दिक्कत सामने आई तो बोइंग के लिए अकेला कमाऊ मॉडल जमीन पर खड़ा हो जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां तक 737 मैक्स से बोइंग को 10 से 15 मिलियन डॉलर यानी 85 से 120 करोड़ तक का फायदा होता है, तो वहीं एक 787 ड्रीमलाइनर की बिक्री पर बोइंग 30 मिलियन डॉलर तक का मुनाफा कमाती है। 787 ड्रीमलाइनर में तकनीकी खराबी निकलने पर बोइंग को इसका प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है या फिर इनकी ग्राउंडिंग तक की नौबत आ सकती है। बोइंग पहले ही गंभीर घाटा झेल रही है। 2019 से 2024 के बीच 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा इसको हो चुका है। इसके ऊपर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है। तो अगर 787 को लेकर कोई बुरी खबर आती है तो बोइंग को और भी नुकसान झेलना पड़ेगा। शायद उसके बैंकरप्टेसी के दिन भी आ जाए, साथ ही उससे विमान खरीदने वाली एयरलाइंस का विश्वास भी घटेगा। शायद इसीलिए बोइंग नहीं चाहती कि एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी निकले। बोइंग के इंटरेस्ट के साथ अमेरिकी सरकार के भी इंटरेस्ट अलाइन है। ऐसे में उनका पायलटों को दोषी बताने के लिए पुश देना समझ आता है और बोइंग जो कर रही है ये कुछ नया नहीं है। बेईमानी और बेशर्मी में उसका बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। बोइंग की बेईमानी की सबसे बड़ी कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैसे बोइंग एयरबस के मुकाबले लगातार मार खा चुकी थी। बोइंग के मार खाने का सबसे बड़ा कारण था एयरबस का A30 का नियो वेरिएंट। कम फ्यूल कंजम्पशन वाला नियो बोइंग के ऑर्डर्स खा रहा था। इसके मुकाबले वक्त को अपने हाथ से रेत की तरह फिसलता देख बोइंग ने भी एक फैसला लिया।
फैसला ये कि हम भी नियो के मुकाबले एक नया एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे। लेकिन नया एयरक्राफ्ट बनाना कोई सस्ता काम तो है नहीं। ड्राइंग बोर्ड से नया एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हजारों करोड़, यहाँ तक कि लाखों करोड़ रुपए की जरूरत होती है। ऐसे में बोइंग ने एक आइडिया निकाला। उसने प्लान बनाया कि 1960s में डिजाइन किए गए बोइंग 737 को ही नया रूप देना है। बोइंग ने इस नए प्लेन का नाम 737 मैक्स रखा। बोइंग ने इसके बाद विमान के डिजाइन में बड़े चेंजेस किए, विमान के विंग्स में भी चेंज किए, विमान के कॉकपिट में भी चेंजेस किए, इसका लैंडिंग गियर भी बदला गया। 737 मैक्स में CFM के पुराने इंजन्स की जगह नए लीप 1 इंजन भी लगाए गए जो 14% ज़्यादा फ्यूल बचाते थे। लेकिन ये इंजन पुराने इंजन के मुकाबले बड़े थे। जहां पुराने इंजन 737 के विंग के नीचे लगाए जाते थे, तो वहीं नए इंजन बड़े होने के चलते इन्हें विंग्स पर आगे खिसका दिया गया। ऐसा ना करने पर ये इंजन जमीन में टकरा रहे थे। लेकिन यहीं से सारी कहानी बिगड़ गई। नए इंजन पुराने के मुकाबले ज्यादा भारी थे। ऐसे में इनके चलते 737 का अगला हिस्सा हवा में ज्यादा उड़ता था, तो विमान को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉब्लम था। इसे टेक्निकल भाषा में एंगल ऑफ अप्रोच कहते हैं। बोइंग ने इसका हल निकाला और विमान में नया सॉफ्टवेयर लगाया। इसका नाम दिया गया MCAS। MCAS का काम था कि अगर वो विमान का आगे का हिस्सा ज्यादा उठते देखता तो उसे अपने आप नीचे की तरफ दबाता। MCAS विमान के ज्यादा उठने की जानकारी आगे के हिस्से में लगे एक सेंसर से लेता था। MCAS विमान के पायलट को भी ओवरराइड कर देता था। बोइंग का 737 मैक्स पूरी दुनिया में हिट हुआ। इसके हजारों ऑर्डर्स मिले, लेकिन बोइंग ने इस पूरे मामले में एक बेईमानी कर ली। बोइंग ने 737 को मैक्स बनाने के लिए पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन उसने दावा किया था कि इसे फिर से US एविएशन रेगुलेटरी एजेंसी FAA से सर्टिफिकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी नए एयरक्राफ्ट में हर नए सिस्टम को सर्टिफाई करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे लाखों जिंदगियां सुरक्षित होती हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट के हर सिस्टम के लिए सर्टिफिकेट लेना बड़ा खर्च होता है। इससे डिलीवरी टाइमलाइन भी बढ़ जाती है। इसके अलावा नए सिस्टम के ऊपर पायलट्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है और एयरलाइंस के बड़े खर्चे होते हैं। और इन द एंड ऑफ द डे इससे बोइंग बाजार में पिछड़ जाती। तो बोइंग ने पैसा बचाने और प्रक्रिया को डोज करने के लिए FAA के सामने दावा किया कि यह असल में एक पुराना एयरक्राफ्ट ही है। ऐसे में इसके लिए अलग से नए सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बोइंग ने कानूनों के लूप होल्स का भी फायदा उठाया। बोइंग ने पूरा नया विमान बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन FAA को उसके कई सिस्टम्स का सर्टिफिकेशन नहीं करने दिया। MCAS सिस्टम का भी सर्टिफिकेशन बोइंग ने नहीं लिया। यहाँ तक कि बोइंग ने अमेरिका में बड़े स्तर पर लॉबिंग की और 2018 में एक कानून भी प्रभाव से पास करवाया। साल 2018 में अमेरिकी संसद ने बोइंग की मजबूत लॉबिंग के बाद FAA रीऑथराइजेशन एक्ट पास किया। ये कानून अमेरिका में विमान बनाने वाली कंपनियों को यह अधिकार देता था कि वो अपनी बनाई तकनीकों का खुद सर्टिफिकेशन कर सके। इस कानून का सीधा फायदा बोइंग 737 प्रोग्राम को हुआ। अब बोइंग को खुले तौर पर अधिकार मिल गया कि वो 737 मैक्स विमानों के नए सिस्टम को बिना किसी बाहरी सर्टिफिकेशन के भेजे। इसके बाद बोइंग ने धुआंधार तरीके से 737 मैक्स की बिक्री जारी रखी। लेकिन 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया की लायन एयर का एक नया नवेला 737 मैक्स उड़ने के कुछ ही समय के बाद समुद्र में क्रैश हो गया। इस घटना में 189 यात्री और क्रू के लोग मारे गए। नए प्लेन का इस तरह से गिरना और क्रैश हो जाना किसी को नहीं समझ आया। इस एक्सीडेंट के केवल 6 महीने के बाद मार्च 2019 में यूथोपियन एयरलाइंस का एक 737 मैक्स आदिस अबाबा से उड़ने के कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में भी 157 लोग क्रू समेत मारे गए। इसके बाद बोइंग के ऊपर दबाव बढ़ना चालू हो गया और उसके दुनिया भर में 737 विमान जमीन पर खड़े हो गए। दोनों हादसे एक जैसे थे, दोनों में विमान उड़ा। उसके कुछ मिनटों के बाद ये क्रैश हो गए।
बीच में एयरक्राफ्ट लगातार ऊपर उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार उसकी नोज नीचे आती रही। जांच हुई तो पता चला कि बोइंग के विमान को नीचे की तरफ दबाने वाले खराब MCAS सेंसर की वजह से ये हादसे हुए थे। सामने आया कि दोनों एक्सीडेंट में MCAS ने विमान को नीचे की तरफ दबाना जारी रखा, जबकि पायलट इस दौरान लगातार उसे उड़ाने का प्रयास करते रहे। ये सब हुआ फॉल्टी एयरलाइन अप्रोच सेंसर की वजह से। दोनों हादसों की जांच के बाद जब दबाव बढ़ा तो बोइंग ने माना कि उसने इस सेंसर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारियां छुपाई थी। बोइंग ने माना कि उसने पायलटों को इस नए सिस्टम के विषय में बताया ही नहीं था। बोइंग ने इस MCAS सिस्टम को खुद ही सेफ करार दिया था। जांच में निकाला गया कि यही लोगों की मौत का कारण बना। 737 मैक्स की जांच FAA नहीं कर सका, इसके लिए बोइंग ने पहले ही कानून बनवा लिया था। इसके लिए उसने हजारों करोड़ खर्च किए थे और अमेरिकी संसद में लोग अपने पक्ष में किए थे। बोइंग की इस लॉबिंग का परिणाम 346 लोगों और क्रू की मौत, हजारों प्लेन का जमीन पर खड़ा होना और एयरलाइंस को हजारों करोड़ के घाटे के रूप में हुआ। अभी तक आपको जो मैंने बताया उससे पता चलता है कि बोइंग तो बेईमान है, लेकिन बोइंग बेशर्म भी है। अब इसका एक उदाहरण सुन लीजिए। जब ये हादसे हो रहे थे तब बोइंग अपनी गलती मानने के बजाय ये प्रूव कर रही थी कि एशिया के पायलट्स ढंग के नहीं हैं। 2020 में बोइंग के CEO डेविड कैलहन ने इन हादसों के बाद कहा था कि एशिया के पायलट्स को अमेरिकन पायलट्स के मुकाबले एक्सपीरियंस नहीं है। तब भी यही कोशिश थी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो चोरी बोइंग ने की थी और जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई थी, उसका दोष पायलट्स पर जाए, ना कि बोइंग पर। और यही कहानी फिर से रिपीट हो रही है। और सिर्फ 737 के हादसे ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी बोइंग का रवैया यही रहा है। 25 फरवरी 2009 को टर्किश एयरलाइन का एक विमान एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर उतरते समय हादसे का शिकार हो गया था और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 120 से अधिक लोग घायल हुए। यह हादसा बोइंग के बनाए 737-800 विमान के साथ हुआ था। हादसे की जांच में ये सामने आया था कि इस विमान को ऊंचाई का डेटा देने वाला उपकरण गड़बड़ कर रहा था। इसने विमान के 2000 फीट ऊंचाई पर होने के बावजूद सिस्टम को ये डेटा दिया कि वो नीचे उतर चुका है और लैंडिंग के आखिरी चरणों में है। इसके चलते विमान के ऑटो थ्रॉटल सिस्टम ने इसके इंजन को लगभग बंद कर दिया। हालांकि विमान तब भी ठीक ठाक ऊंचाई पर था। हर गड़बड़ी के चलते विमान सीधा एयरपोर्ट पर आकर गिरा और कई टुकड़ों में बंट गया। बाद में ये सामने आया कि गड़बड़ी बोइंग सिस्टम की थी और कॉकपिट में मौजूद पायलट्स को इस गड़बड़ी को पहचानने में देरी हो गई थी। इस मामले में भी वेस्ट मीडिया ने यही खबरें चलाई कि पायलट्स की भूल से यह हादसा हुआ था। हालांकि बाद में हुई जांच में असल कारण सामने आए थे और बोइंग को इसके बाद एक्शन भी लेना पड़ा था। अब एयर इंडिया मामले में भी बोइंग को अमेरिकन मीडिया क्लीन चिट दे रहा है, जबकि पायलट सुमित सब्बरवाल पर मास मर्डर जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि अब तक एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो कैप्टन सुमित सब्बरवाल की मानसिक स्थिति पर क्वेश्चन करता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में उनके पिता को बोला था कि आपके बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। भारत के पायलट्स की फेडरेशन भी ऐसी तमाम कोशिशों का विरोध कर चुकी है, लेकिन प्रोपेगेंडा पुश करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है और 100 बार झूठ बोला जाए तो एक बार सच हो ही जाता है। AIB की रिपोर्ट जब आएगी तो ये तो साफ हो जाएगा कि गलती किसकी थी। ड्रीम लाइनर में कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फिर पायलटों ने कोई गड़बड़ की थी। लेकिन यह हमेशा याद रखा जाएगा कि बोइंग और अमेरिकन मीडिया ने अपने प्रॉफिट के आगे 250 मौतों के दुख को भी बौना कर दिया और प्रोपेगेंडा चलते रहा। देखते रहिए ऑप इंडिया।